नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सारन इंडिया। आज की चर्चा में स्वागत है आप सभी का। आज की चर्चा सेकेंड एपिसोड में आज चलेगा। तो सेकेंड एपिसोड में हम सर से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो आधुनिक इतिहास से रिलेटेड होगा, इससे संबंधी होगा। और हम सबसे पहले जानेंगे आधुनिक इतिहास से पहले समझेंगे इतिहास को कैसे समझे। तो सर से हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आज। आइए हम पूछते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर, हम सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि आप ये बताइए हमको कि इतिहास को कैसे समझे। जैसे कि कुछ लोग हैं कि इतिहास समझ में अच्छे से उसको नहीं आता है, तो इतिहास को हम लोग कैसे समझे, इसके बारे में आप हमको बताएं और हमारे दर्शकों को भी बताएं। जी नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम आज की चर्चा में। और यह हमारा द्वितीय एपिसोड है। और ये जो एपिसोड है हमारा, अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो हमने सोचा कि ये जो हमारा एपिसोड है हम इसी चीज़ को समझाएं कि हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचा और क्या क्या हुआ इसमें। तो सबसे खास बात जो आती है समझ में, वो आती है आधुनिक भारत से रिलेटेड कि हमारा देश मिडिवल इंडिया में कैसा था। फिर बात आती है कि अंग्रेज़ों ने कैसे कैप्चर्ड किया, मतलब पूरे देश के ऊपर कैसे शासन किया, और फिर कैसे कैसे हम आज़ाद हुए। तो हमें लगता है कि अगस्त की महीने हैं और इसी चीज़ पे बात किया जाए, और सर की भी यही बात थी तो हमने इसी चीज़ को शुरुआत किया है। हालांकि जो हमारा पहला क्वेश्चन है आधुनिक भारत पे जाने से पहले कि इतिहास को कैसे समझा जाए, तो मैं पहले इसको बता देता हूँ ताकि आप भी इस चीज़ को कनेक्ट कर पाए। हमारा उद्देश्य यही है कि आप चीज़ों को समझ पाइए, और इस आधुनिक भरी ज़िंदगी में जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप खुद को सही और गलत की चीज़ें नहीं समझ पाइएगा। अभी के चीज़ों को समझना थोड़ा सा अब कठिन हो रहा है। राजनीति टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा है, हर चीज़ टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा है। तो आपको यह ज़रूरी है कि यह समझ में आए कि आखिर चल क्या रहा है और चलना क्या चाहिए। बिल्कुल सर। यस। तो सबसे पहले आधुनिक भारत इतिहास को समझने से पहले हम लोग क्या करें कि इसे 3 कालखंड में बांट लें। एक बहुत ही फेमस प्रोफेसर है, उन्होंने मजुमदार हैं, उन्होंने इतिहास के कालखंड को जो है सो 3 भाग में बांटा है। इसके साथ ही NCERT ने बांटा है, सभी लोगों ने बांटा है अपने अपने हिसाब से। ये थोड़ा इधर और उधर होते रहता है। तो प्राचीन काल को बांटा है NCERT के अकॉर्डिंग 750 से 800 ईस्वी तक आता है प्राचीन काल। ठीक है, मतलब ईसा पूर्व से ईसा के बाद 800 ईस्वी के आसपास आता है। ये हुआ प्राचीन काल। प्राचीन काल में 2 हो गए। एक हो गए पूर्व प्राचीन काल, जिसमें ईसा के जन्म से पहले के काल को हम लोग कहते हैं पूर्व प्राचीन काल, और ईसा के जन्म के बाद को काल को कहते हैं हम लोग AD कहते हैं, एनो डोमिनी, यानी हो गया ईसा पूर्व, मतलब ईसवी कहते हैं इसे हम लोग, यहाँ ईसा के बाद कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो हम लोग क्या देखें कि ईसा के पूर्व को हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व, और ईसा के बाद वाले काल को कहते हैं AD। तो अभी हम लोग क्या कहेंगे, 800 ईस्वी तक के काल को हम लोग कहेंगे प्राचीन भारत। ठीक है, इसमें 2 हो गए, पूर्व प्राचीन और मतलब पूर्व प्राचीन और उत्तर प्राचीन। ठीक है, इसके बाद आ गया दूसरा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को हम लोग ले लेते हैं 800 से, पहला लेते हैं 800 से 1200, 1250। इसको हम लोग लेते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत के रूप में। और 1250 के बाद के जो काल हैं उसको हम लोग 1250 से 1750 के आसपास, उनको हम लोग लेते हैं मतलब उत्तर मध्यकाल के रूप में लेते हैं। तो मध्यकाल के भी 2 पार्ट हो गए। पूर्व मध्यकाल 1200 से 800 से 1250, और 1250 से 1750। तो ये हो गए उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल। और 1750 ईस्वी के बाद के जो काल है उसे हम लोग कहते हैं आधुनिक भारत। और यही आधुनिक काल हम इस वीडियो सीरीज में समझने वाले हैं। तो सर, जैसे कि आप बताएं कि इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है, तो इस हिसाब से इतिहास को 3 भाग में, इसलिए हमको जहाँ तक समझ आ रहा है इतिहास को इसीलिए 3 भाग में बांटा गया है ताकि समझने में आसानी हो, इसीलिए बांटा गया है। जी जी जी, जी जैसे देखिए, अब एक प्रश्न तो ये हुआ कि हम कालखंड में बांट लिए, लेकिन आखिर समझे कैसे, इंटरेस्ट कैसे आएगा। जी सर। इतिहास में इंटरेस्ट कैसे आएगा, मेन बात तो ये है। यस सर, बिल्कुल सर। इतिहास में इंटरेस्ट ऐसे आएगा, इसे समझिए कि आज की जो आपके पास दुनिया है, फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है, जितनी सारी चीज़ें, ये पहले नहीं थी। आप बस इसी चीज़ से समझिए कि ये निरंतर विकास हुआ है, इसका ग्रेजुअली क्रमिक वाइज विकास हुआ है। ये एक ही बार आसमान से आके नहीं गिर गया है, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ है। तो जब हम प्राचीन काल पढ़ते हैं ईसा पूर्व में, तो हम लोग क्या जानते हैं, मतलब पढ़ते हैं वहाँ से पढ़ते हैं, जैसे पूर्व प्राचीन काल पढ़ते हैं, पूर्व प्राचीन काल में पढ़ते हैं नव पाषाण काल पढ़ते हैं, पूर्व पाषाण काल पढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं, फिर नव पाषाण काल पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले मानव का विकास हो रहा है, मानव के बाद विकास होने के बाद कृषि का विकास हो रहा है, कृषि का विकास हो रहा है, मतलब पहले मानव आया, मानव रहना सीखा,
जंगलों में कहीं कहीं पे भटक भटक के रहना सीखा। उन्होंने रहना सीखा तो वो बहुत सालों बाद कृषि के बारे में जाना, धान गेहूँ इसके बारे में जाना, फिर उन्होंने आग के बारे में भी जाना। जब इन चीज़ों के बारे में जाना तो उनको अब समझ में आ गया कि चीज़ें ज़िंदगी हमारी बदल सकती है। जी, जैसे जब कि आग के हाँ जिंदगी को जीने के लिए क्या क्या चाहिए, इस चीज को हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ को समझा। हाँ, तो जी। ये जो है पहले आग आ गई, कृषि आ गई, अब धातु भी आ गई। धातु आने से क्या हुआ, जैसे एक फेमस बातें हैं, जैसे कहते हैं कि एक एनसीईआरटी के चैप्टर में कि पापा गए थे बाज़ार, वहाँ से एक हाँसू खरीद कर लाए और कल खेत में कटनी होगा। तो वहाँ से पूछते हैं कि पापा हाँसू का इस्तेमाल कब से हुआ। तो अब देखिए हाँसू का इस्तेमाल जो हम लोग कर रहे हैं वो तो धातु का है, और धातु का बना है तो हम कृषि में तेज़ी से ना जो चीज़ें हम जिसको काटने में हमें 2 दिन लगता था, हम अभी धातु की मदद से हम तुरंत काट देते हैं। काट रहे हैं, सिंपल सी बात है, और यूनिक तरीके से जी 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 यूनिक तरीके से काट देते तरीके से, हैं। बिल्कुल तो धातु के आविष्कार का यही एक मेन चीज़ है कि हम यूनिक तरीके से काम कर पाते हैं। तो तो किसी भी काम को आसानी से और हाँ। बहुत समय कम समय में हम उसको काम कर पाएंगे। कर पाते हैं बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो जब इसमें जब लोहा का उपयोग हो गया तो मगध, जैसे मगध साम्राज्य बना, तो मगध साम्राज्य में लोहा के इस्तेमाल से कृषि का इतना विकास हुआ कि लोगों के पास अनाज बचने लगा, अनाज को लोग बेचने लगे। और जब अनाज को बेचने लगते हैं तो लोग में स्थायित्व आ जाता है, उनसे कुछ चीज़ें कमाने लगते हैं। तो तो जी, अनाज हाँ। के बदले हम किसी भी चीज़ को अपने जरूरतमंद हाँ। चीज़ को खरीद सकते जी हैं। जी जी। तो ज़रूरतमंद चीज़ों को खरीदने लगे लोग। जी। तो ये चीज़ें जो हैं सामने आने लगी। तो क्या क्या देखे हम लोगों ने कि मानव का जो है विकास, पहले मानव बने, मानव के बाद उन्होंने कृषि को देखा, आग को देखा, लोहे के इस्तेमाल को देखा, नगर को बनाना सीखा, घर बनाना सीखा, फिर धातु के इस्तेमाल को भी बड़े पैमाने पर सीखा। कुछ उनकी धार्मिक भावनाएं भी आए। देखिए ऐसा नहीं है कि धर्म पहले ही आ चुका है मानव से ही, अब खैर इसमें जाना ठीक नहीं है, लेकिन इस चीज़ को समझिए कि धार्मिक भावनाएं, जितनी धार्मिक भावनाएं आज आपके पास है, ये भी एक क्रमिक विकास का ही परिणाम है। जिस भावना पर अभी आप जी रहे हैं इसका विकास भी क्रम वाइज हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। तो धार्मिक विकास हुआ, अनेकों धर्मों का उत्थान हुआ, जैसे बुद्ध धर्म आए, जैन धर्म आए, इसके बाद ईसाई धर्म का भी जन्म हो गया, इस्लाम धर्म का जन्म हो गया, पारसी धर्म का जन्म हुआ। इसी तरीके से बहुत सारे धर्म आए और धार्मिक विश्वास को मानने वाले लोग जुड़े। तो इस तरीके से किसी ने जीवन का सत्य बताया, किसी ने रहने के तरीके बताए, किसी ने मानव को उपदेश दिया कि कैसे जीना चाहिए, ये धरती को कैसे जीना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। तो इन चीज़ों को बताया, और इन्हीं चीज़ों के बताने के बाद जब ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, अब आपके पास कृषि, खाने पीने, जीने रहने, इन सब का लेवल आ गया, तब लोगों में भावना आ गई कि लूट खसोट शुरू करते हैं। मतलब दूसरे राज्यों के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिए, दूसरे क्षेत्रों से लड़ने लगे, दूसरे आदमियों को मारने लगे। तो जब हम बात करते हैं पूर्व प्राचीन काल की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साम्राज्यों को जीता जा रहा है, लूटा जा रहा है, ऐसा होता है। फिर हम बात करते हैं पूर्व मध्य काल की, मतलब 800 से 1250 की जब बात करते हैं, तब हम यहाँ पर देखते हैं कि विदेशियों का आक्रमण हो रहा है। हमारे देश में जो संपत्ति है उसको देखकर विदेशी भी आक्रमण कर रहे हैं। जी। वो भी चाह रहे हैं कि हम इस देश में आए बसें। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आए। तो 1250 ईस्वी तक इस्लाम एंट्री कर चुका है, इस्लाम पहले नहीं था, इस्लाम एंट्री कर चुका है। इसी तरीके से बहुत सारे धर्म अंदर आने शुरू हो गए, उन लोगों के हस्तक्षेप आने शुरू हो गए, और इसी के परिणाम स्वरूप साम्राज्य बनने लगा, भौगोलिक विकास होने लगे, नए नए इमारतें बनने लगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इतिहास को इस तरीके से समझिए कि हमारे पास जो है उसका विकास हुआ है, मतलब मानव का विकास कैसे कैसे हुआ है, और मानव ने विकास करके क्या क्या किया है, क्या गलतियाँ किया है, क्या सही किया है, इसे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। इतिहास को पढ़कर आप यही समझते हैं, और जब आप ये समझ जाते हैं तब आप अपने आने वाले इतिहास, जो आपके भविष्य हैं, जो आपके भविष्य कल इतिहास बनेंगे, उसमें भी आपको ये समझ आता है कि हमें फैसले किस तरीके से लेने चाहिए। इसीलिए इतिहास को इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि आप ये समझ सकें जो हमारे आने वाला कल है, जो भविष्य है, उसका इतिहास किस तरीके से लिखा जाए,
वो समझ में आता है इतिहास को पढ़ने के बाद। तो जैसे कि सर आप इतिहास के बारे में अभी बताए हैं, तो इसमें जैसे आप बताएं कि इतिहास को पढ़ने से क्या फायदे हैं। इतिहास को पढ़ने से ये भी फायदे हैं कि जैसे कि हम इतिहास को पढ़ते हैं तो जो हमारे पूर्वजों से कुछ गलतियां हुई हैं, जो हाँ बिल्कुल, जो परिवर्तन हुआ है, हाँ, उस चीज़ से हमको सीखने के लिए मिलता है। यही बातें हम भी बता रहे हैं कि ये चीज़ें हमें सीखने को मिलता है, चीज़ों को समझते हैं। जैसे आप लोग अगर यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो यूपीएससी में कहा जाता है कि 18वीं सदी के मध्य से आप मानिए कि आधुनिक भारत आ गया है। तो चलिए हम भी मान लेते हैं 18वीं सदी के मध्य तक आधुनिक भारत आ गया है, लेकिन थोड़ा सा तो मध्यकालीन जानना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो हम बात नहीं कर सकते है ना। देखिए मतलब इसमें जो है मध्यकालीन भारत में कि हुमायूं, बाबर, अकबर ये सब सभी चलते रहते हैं, शाहजहां, जहांगीर। सबसे मेन लास्ट में जो मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जो एक अंतिम राजा बनता है उसका नाम है औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है। और 1707 ईस्वी तक भारत जो है, अभी का भारत है, ये इतना बड़ा भारत नहीं है, इससे बड़ा भारत है। 1707 ईस्वी में आज का भारत मतलब पूरा जम्मू कश्मीर से नीचे का पूरा, इसके बाद जो पूर्व पाकिस्तान है, जो अभी बांग्लादेश है, वो भारत, इसके बाद इधर पश्चिमी पाकिस्तान है, वो भारत, इसके बाद ये जो अफगानिस्तान के कुछ इलाके हैं वो भारत का इलाका है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत जो हमारा है बढ़ चुके हैं, मतलब बहुत बड़ा था पहले, बहुत बड़ा था। हाँ, अंग्रेजों के साथ मतलब ये औरंगजेब के जो शासन काल थे उस समय तक भारत की स्थिति मजबूत थी। इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा देश है और इस पर शासन कर रहे हैं, तो बेशक सी बात है कि वो मजबूत होंगे। तो वो मजबूत थे, उनकी स्थिति मजबूत थी। तो हुआ ये कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो दिल्ली की जो प्रशासन की गद्दी थी वहाँ पर उलटफेर शुरू हो गए। लोग राजा बनने के लिए इधर उधर करने लगे, मतलब गलत तरीके अपनाने लगे, अपने भाइयों को दूसरों से मरवा कर खुद राजा बनने की कोशिशें चलने लगी। मतलब संपत्ति या राजगद्दी हड़पने की जो कोशिशें हैं वो बढ़ती चली गई। और जब भी अभी भी अगर देश में राजनीतिक अस्थिरता हो जाए, सरकार तुरंत बदले जाए तो इससे देश को नुकसान होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, हर चीज़ को नुकसान होता है। तो जब ये चीज़ें हुई उस समय जब सरकार आ रही है जा रही है, तो इससे क्या हुआ कि छवि खराब होने लगी। और इस तरीके से जब छवि खराब हुई तो अब उसी में से मुगल साम्राज्य में जो पहले सेनापति हुआ करते थे, कोई बड़े अधिकारी हुआ करते थे, वो लोग हट के अपना एक नया राज बनाने लगे। तो दो तरीके के राज बने 1707 के बाद, और 1740-50 तक आते आते दो तरीके के राज बने। एक तो वो बने जो मुगलों के उत्तराधिकार के रूप में थे, जैसे कि बन गए बंगाल बन गए, बंगाल के बाद हैदराबाद बन गए, ये इलाके बन गए। ये इलाके वो इलाके बने जो मुगल साम्राज्य में कभी सेनापति के रूप में, कभी नेता कुछ रूपों में काम करते थे, मतलब वो उत्तराधिकार के रूप में काम किए बंगाल में, हैदराबाद में, इसके बाद नीचे के प्रांत, मद्रास के प्रांत में, इन सभी प्रांतों में हो गया। दूसरी तरफ एक अलग राज बना, विरोधी राज बना, और विरोधी राज में जाट आ गए, राजस्थान का पूरा मेवाड़, मारवाड़, ये सभी इलाके आ जाते हैं राजस्थान के, ये लोग विरोधी राज बने। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा, भरतपुर, इन सभी इलाकों पर जाट का शासन था। और जाट के शासन होने की वजह से जो मुगल साम्राज्य के जो भी एम्पायर थे उसका विरोध होता था। मतलब दो तरीके के राज उभरे, हम बताए अभी। एक तो वो जो उत्तराधिकार में थे, मतलब मुगल साम्राज्य में थे और उसी से कट के निकले और अपना अलग राज बना लिए। दूसरा वो जो विरोधी राज के रूप में है, जो उनका हमेशा से विरोध करते आ रहे हैं। तो इस तरीके से दो राज उभर कर सामने आए हैं। तो ये हुआ मतलब भारतीय स्थिति, ठीक है। जी सर। ये भारतीय स्थिति है, भारतीय राजनीतिक दशा है 1750 तक।